देवर की अंडर गारमेंट्स की दुकान थी। देवर मुझे रात को लेडीज़ अंडर गारमेंट्स की चीज़ें ला कर देता। मैं शर्म से लाल हो जाती। मुझे क्या पता था मेरा देवर मुझे अपने ज़ाती काम के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं तो शर्म से कुछ ना कह पाती। इसी चीज़ का देवर ने फ़ायदा उठाकर एक रात मेरे साथ ज़बरदस्ती। मेरी शादी को काफ़ी अरसा हो चुका था। मेरे ससुराल में मेरा देवर हमजा नंद सास ससुर थे। घर में काफ़ी मोटी रकम हो तो घर में महीने का खर्चा होता था। मेरे देवर ने ब्यूटी कॉस्मेटिक का कारोबार किया। मेरे देवर का वो ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स का बिजनेस तो बहुत ज़बरदस्त चल पड़ा था और देखते ही देखते इसका काम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। जब से इसने वो दुकान खोली थी हमारे घर में जैसे पैसों की बरसात शुरू हो गई थी। मेरे शोहर भी इसकी ये कामयाबी देखकर इसके फ़ैन हो गए थे और हमदा भी पूरे ख़ानदान पर दिल खोल कर पैसा बहाने लगा था। पहले हमारे घर का तमाम खर्चा सिर्फ मेरे शोहर की अकेली तनख्वाह से चलता था, लेकिन अब देवर हमजा की मोटी कमाई आने लगी तो घर का बड़ा राशन पानी और बिल वगैरह वो खुद ही भरने लगा। यही नहीं बल्कि मैं या नंद जो भी फरमाइश करते हमजा उसे मिनटों में पूरा कर देता था। मगर इन सब बातों के बावजूद एक चीज़ मुझे अंदर ही अंदर बहुत हैरान करती थी। हमजा ने कभी भी हम में से किसी को अपनी इस दुकान पर आने की इजाज़त नहीं दी थी। हम ख़वातीन को बनाओ संगार की जो भी चीज़ चाहिए होती वो हमारे कहने पर खुद बाज़ार से लाकर घर दे देता था, लेकिन दुकान पर जाने का मौका नहीं देता था। इसकी इस अजीब आदत ने मुझे गहरे शक में डाल दिया। मैं रोज़ाना ही बातों बातों में ये जिक्र अपने शोहर के सामने छेड़ती थी, लेकिन वो हमेशा ये कहकर बात हंसी में उड़ा देते कि वो शायद इसलिए मना करता है ताकि घर की औरतों को मार्केट के रश में धक्के ना खाने पड़े। तुम क्यों इतना सोचती हो? शोहर की बात सुनकर मैं इस वक्त तो खामोश हो जाती, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था क्योंकि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। हमजा के पास दिन ब दिन दौलत के ढेर लगते जा रहे थे जो किसी आम दुकान की कमाई से बहुत ज़्यादा थे। एक दिन का जिक्र है, दोपहर के वक्त मेरी सास ने हमजा को पास बिठाया और मोहब्बत से बोली, हमजा बेटा, अब अल्लाह का दिया सब कुछ है। तुम अच्छा खासा कमाने लगे हो और तुम्हारा अपना कारोबार भी जम गया है। अब देर मत करो और शादी के लिए हाँ कर दो। अब तो कोई भी शरीफ खानदान अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में झट से दे देगा। लेकिन माँ की ये बात सुनते ही हमजा के चेहरे का रंग बदल गया और इसने फौरन साफ इनकार करते हुए कहा, अम्मी, मैं अभी इस शादी ब्याह के झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। मुझे बस अपने काम पर ध्यान देने दें। हमजा का ये सख्त जवाब सुनकर मेरा शक अब यकीन में बदलने लगा था कि ज़रूर इस दुकान और शादी ना करने के पीछे किसी लड़की का चक्कर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि हमजा के पास रातों रात इतना अंधा पैसा कहाँ से आ रहा था। ये वो रात था जो अभी तक नहीं खुला था और वक़्त के साथ साथ मेरी बेचैनी और तजस्सुस बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन मैं कुछ दिनों के लिए अपने मैके गई हुई थी, तो वहाँ हम सब बहनों ने मिलकर बाज़ार जाने का प्रोग्राम बना लिया और शॉपिंग के लिए मार्केट पहुँच गईं। हम सब ने अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी सामान ख़रीदना था, इसलिए मार्केट पहुँचते ही हम बहनें अलग अलग दुकानों में अपनी पसंद की चीज़ें देखने लगीं। बच्चों के कप खिलौने और बाकी चीज़ें खरीदने के बाद अब मुझे अपने लिए कुछ अच्छे ब्रांड के मेकअप और ब्यूटी कॉस्मेटिक्स का सामान लेना था। इसलिए मैं इधर उधर की दुकानों में झांकने लगी ताकि जल्दी से मुझे मेरी पसंद की चीज़ें मिल जाएं। अभी मैं बाज़ार की एक बड़ी गली से गुजर ही रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक दुकान पर पड़ी और मैं वहीं रुक गई। सामने काउंटर पर मेरा देवर हमजा बैठा हुआ था। वैसे तो मैंने उसकी दुकान पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन वहाँ हमजा को देखकर मैं पहचान गई कि यही इसका कॉस्मेटिक स्टोर है। दुकान के अंदर कुछ गाहक आ जा रहे थे। जब मैंने बाहर खड़े होकर गौर से इसकी दुकान का जायज़ा लिया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि दुकान के अंदर कोई ख़ास कीमती सामान या मेकअप का बड़ा माल मौजूद ही नहीं था। बस चंद आम सी चीज़ें सजी हुई थीं। मैंने दिल में सोचा कि ये तो बहुत ही बेहतरीन मौका है जहाँ से कुछ शॉपिंग भी हो जाएगी और हमजा की इस दुकान का असल सच भी मेरे सामने आ जाएगा कि आखिर जहाँ ऐसा क्या बिकता है जो इतनी कमाई होती है। चनाचे मैंने अपनी बाकी बहनों से छुपकर अकेले ही इस दुकान के अंदर जाने का फ़ैसला कर लिया। हमजा मुझे देखकर पहचान ना ले, इसलिए मैंने जल्दी से अपने चेहरे पर मास्क ठीक किया और दूसरे हाथ से अपने बुर्के का नकाब चेहरे के आगे कर लिया।
ताकि मैं पूरी तरह छुप जाऊं और मेरा देवर हमजा मुझे बिल्कुल ना पहचान सके। मैं धड़कते दिल के साथ दुकान के अंदर दाखिल हुई और इधर उधर अलमारी में लगी चीज़ें देखने लगी। ये देखकर मेरी हैरत और बढ़ गई कि दुकान में कोई नया या महंगा स्टॉक मौजूद ही नहीं था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि जहाँ कुछ तो गड़बड़ है। दुकान की हालत खुद सब कुछ बयान कर रही थी। खैर मैंने खुद को संभाला और हमजा के पास जाकर मेकअप की एक चीज़ मांगी। इसने गाहक समझकर फौरन मेरे सामने चंद चीज़ें निकाल कर रख दी। अभी मैं वो सामान देख ही रही थी कि इसी वक्त दुकान में एक बहुत ही फैशनेबल और मॉडर्न लड़की दाखिल हुई। वो सीधी हमजा के पास गई और इसके कान में धीमी आवाज़ में कुछ कहा। ये देखकर मैं चौंक गई कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसके चक्कर में मेरा देवर शादी के लिए साफ इनकार कर रहा है। ये ख्याल आते ही मैंने घूंघट की आउट से इस लड़की को गौर से देखना शुरू कर दिया। वो काफ़ी पुरकशिश थी और मुझे लगा कि वो शायद बहुत सी शॉपिंग करने आई है। मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब उस लड़की ने दोबारा हमजा के कान में कुछ कहा और हमजा काउंटर छोड़कर उसे दुकान के पीछे बने एक खुफिया कैबिन की तरफ ले गया और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये मंजर देखकर तो जैसे मेरे पसीने छूट गए। मुझसे वहाँ एक पल भी खड़ा ना हुआ गया और मैं उल्टे कदमों दुकान से बाहर निकल आई। इस दिन जब मैं अपने ससुराल वापस आई तो मैं यही सोचती रही कि घर वालों को ये सब कैसे बताऊं कि हमजा तो शादी से पहले ही किसी लड़की के साथ इस तरह छुप छुप कर मिल रहा है, इसीलिए वो शादी के नाम से भागता है। खैर अगले ही दिन मैंने हिम्मत जमा की और ये बात अपने शोहर को बताई। मगर दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए मैंने इनसे ये बात छुपा ली कि मैं खुद हमजा की दुकान पर गई थी। बल्कि मैंने ये कहा कि मुझे किसी जानने वाले ने बताया है। यही वजह थी कि मेरे शोहर ने मेरी बात को संजीदगी से नहीं लिया और बोले, बेगम तुम बिला वजह वहम कर रही हो। ज़रूरी नहीं कि इसका किसी लड़की से कोई चक्कर हो सकता है वो अभी ज़हनी तौर पर शादी के लिए तैयार ना हो। लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं थी। मैं कई दिन तक अपने शोहर के पीछे पड़ी रही। तब जाकर उन्होंने एक दिन अम्मी और हमजा से इस बारे में बात की। हमजा ने तो सब के सामने मासूम बनकर साफ इनकार कर दिया कि इसका किसी लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये सुनकर मैं दिल ही दिल में इसकी होशियारी के दाद देने लगी कि कितनी सफाई से इसने सबके सामने खुद को सच्चा साबित कर दिया। लेकिन वो भूल रहा था कि मैं इसकी भाभी हूँ और मैंने अपनी आंखों से सब देखा था। वो अपने वालिदैन और भाई को बेवकूफ़ बना सकता था लेकिन मुझे नहीं। इसलिए मैंने मौका पाकर फ़ौरन कहा, हमजा अगर ऐसी बात है तो फिर हम तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं और रिश्ता पक्का कर लेते हैं। शादी जब तुम कहोगे तब कर देंगे। मेरी ये बात सुनकर हमजा कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है भाभी, आप सबको जैसा मुनासिब लगे कर लें। ये कहकर वो वहाँ से उठ गया। मैंने दरअसल इसकी हकीकत जानने के लिए ये चाल चली थी और वो इसमें फंस गया। मेरी सास और ससुर तो ये सुनकर बिल्कुल मुतमिन हो गए, जबकि मेरे शोहर ने मेरी तरफ फातिहाना नज़रों से देखा, जैसे कह रहे हों कि देखा तुम्हारा शक कितना गलत था। अब मुझे आगे का प्लान बनाना था ताकि इस खुफिया कैबिन का सच सबके सामने ला सकूं। मैं अपने देवर हमजा के हाँ कहने पर हैरान रह गई। अगर इसका किसी लड़की से चक्कर था तो वो कहीं भी शादी के लिए कैसे मान गया। मुझे लगा वो अगले दिन खुद किसी लड़की का बताएगा, मगर दिन गुजरते गए और ऐसा कुछ ना हुआ। मेरी सास खुशी खुशी लड़कियां देख रही थीं और जल्द ही उन्होंने हमजा के लिए एक बहुत प्यारी लड़की पसंद कर ली। मुझे लगा हमजा इनकार कर देगा, मगर इसने फ़ौरन हाँ कर दी और खुश होकर अम्मी के हाथ पर हज़ारों रुपए रख दिए। मैं फिर तजस्सुस में पड़ गई कि आखिर वो दुकान वाली लड़की कौन थी और हमजा के दिल में क्या चल रहा है। ये सच जानने के लिए मुझे दोबारा दुकान पर जाना था। इसलिए मैंने अगली ही सुबह मैके जाने के बहाने घर से निकलने का फ़ैसला कर लिया। सुबह हमजा के जाने के बाद मैं नकाब ओढ़कर सीधी इसकी दुकान पर पहुंच गई ताकि वो मुझे पहचान ना सके। मैंने दुकान में दाखिल होकर देर तक रुकने के बहाने मुझे कुछ अच्छे ब्रांडेड मेकअप सेट और ब्यूटी प्रोडक्ट्स दिखाओ। मैं जानबूझकर इससे नया नया सामान निकलवा रही थी और वो बेचारा गाहक समझकर जल्दी जल्दी चीज़ें दिखा रहा था। मुझे साफ लग रहा था कि हमजा चाहता है मैं जल्द दुकान से जाऊं और इसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं, जैसे इसे किसी का शिद्दत से इंतज़ार हो। ये देखकर मैंने बहाना बनाया, भाई मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या मैं थोड़ी देर जहाँ बैठ सकती हूँ। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी कि देवर जी, आज तो मैं आपका ये छुपा हुआ राज जानकर ही जहाँ से जाऊंगी। अभी मैं दुकान में बैठी ही थी कि एक और उम्र रसीदा खातून वहाँ दाखिल हुई। हमजा ने उन्हें कस्टमर डीलिंग के बहाने इसी खुफिया कैबिन में भेज दिया और ख़ुद बाहर आकर मुझे सामान दिखाने लगा। कुछ देर बाद वो खातून बाहर आई तो उनका हुलिया कुछ बदला हुआ था। उन्होंने हमजा को एक लिफाफा थमाया और चली गई।
फिर एक और लड़की आई और वो भी इसी कैबिन में चली गई। मुझे दाल में कुछ काला लगा, इसलिए मैं शॉपिंग का सामान उठाकर दुकान से बाहर आ गई और इस लड़की के निकलने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही वो लड़की बाहर आई, मैंने उसे रोका और पूछा, तुम इस खुफिया कमरे के अंदर क्या करने गई थी? मेरे पास तुम्हारी तस्वीरें हैं। वो लड़की घबरा गई और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ किसी को मत बताना, मेरा दुकान वाले लड़के से कोई चक्कर नहीं है। वो तो दरअसल इस कैबिन के अंदर गैर कानूनी तौर पर दूसरे शहरों के जाली शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और हीरा फेरी का काला धंधा चलाता है और हमसे इस राजदारी के अच्छे खासे पैसे लेता है। ये सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई कि हमज़ा इतने बड़े गलत काम में मुलव्विस है। मैं अभी खड़ी सोच ही रही थी कि एक और मशकूक बंदा दुकान में दाखिल हुआ। मुझसे अपने देवर की ये करतूत बर्दाश्त ना हुई, क्योंकि वो शॉर्टकट से अमीर बनने के लिए पूरे ख़ानदान की इज्जत दांव पर लगा रहा था। मेरी एक सहेली का भाई पुलिस ऑफिसर था। मैंने फ़ौरन उसे फ़ोन करके सारी सूरत हाल बताई। उसने कहा, आप फिक्र ना करें, हम अभी छापा मारते हैं। मैं फ़ोन करके घर की तरफ चलती, क्योंकि मैं जानती थी कि ज़बानी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। अब पुलिस ही हमजा को रंगे हाथों पकड़कर इसका ये काला चिट्ठा सबके सामने लाएगी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।